अब तक आपने जाना कि करणपाल अपने रिपोर्टर बेटे राजपाल को बताता है कि नकाबपोश उसका बाप यानी राजपाल का दादा नेत्रपाल था। अब आगे। तीसरे दिन राजपाल राजापुर के रेलवे स्टेशन की उजड़ी हुई रेलवे लाइन पर खड़ा हुआ देख रहा था और सोच रहा था, कभी ये छोटी सी पुरानी इमारत रेलवे स्टेशन की रही होगी, लेकिन अब तो वो एक खंडहर मात्र था। उस दुर्घटना के बाद से ही स्टेशन का अस्तित्व समाप्त हो गया था। फिर ना वो पुल दोबारा बना और ना इस तरफ से कोई दूसरी रेलवे लाइन दोबारा चली। रेलवे वालों ने दारागंज से ही रेलगाड़ी का रुख दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया। लोहे की कीमत से उसे उठाने का खर्चा ज़्यादा पड़ता था, इसलिए रेलवे लाइन ज्यों की त्यों बनी रही। हाँ, सही देखभाल न हो सकने के कारण उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो गई थी। वक्त की चाल ने रेलवे लाइनों को कई जगह से मिट्टी में धंसा दिया था। बाकी सब जगह से उसकी जंग लगी हुई बदसूरत काया को भी देखा जा सकता था। उस उजड़ी हुई रेलवे लाइन से वो उस उजड़े हुए स्टेशन की इमारत को देख रहा था, जहां उसका दादा आज से 45 साल पहले नकाबपोश बनकर कुल 12 रुपये 36 पैसे लूटने के लिए घुसा था, जिस कारण सैकड़ों लोग काल कवलित हो गए थे। राजापुर पहुंचने से पहले उसने अपने पिता से ही नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से भी इस संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त कर सकता था कर ली थी। उससे जो तस्वीर राजपाल के सामने उभरी थी वो इस प्रकार थी। उसके पिता 2 भाई थे, रामपाल और नेत्रपाल। रामपाल बड़ा था, लेकिन उसने विवाह नहीं किया था क्योंकि देश सेवा का व्रत ले रखा था। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यवाहियां करने के लिए उसने आजाद मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी। घर वालों ने नेत्रपाल का विवाह तो कर दिया, लेकिन उस पर अपने बड़े भाई रामपाल के विचारों का काफी प्रभाव था। उस पर तुर्रा ये कि नेत्रपाल की पत्नी भी देशभक्ति के विचारों से ओतप्रोत थी। अपनी इच्छा और पत्नी के आग्रह के कारण नेत्रपाल भी अपने भाई के साथ क्रांतिकारी कार्यों में शामिल हो गया। इस बीच करणपाल भी पैदा हो गया। करणपाल की पत्नी अपने पति और जेठ के क्रियाकलापों से सर्वदा अपरिचित ही रही। उसके लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी थी कि वे लोग देश सेवा में लगे हुए थे। पुलिस आज़ाद मंडल के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन वो उसमें कभी हाथ डालने में सफल नहीं हो पाई। फिर हुआ वो भयानक कांड। नेत्रपाल की लाश पहचान ली गई थी। मरते हुए सिग्नलमैन और स्टेशन मास्टरों के बयानों से ये साबित हो चुका था कि नेत्रपाल स्टेशन की सेफ लूटने ही आया था। उन लोगों की अनुनय विनय का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो भयानक कांड जिसे रोका जा सकता था, रोका नहीं जा सका। उसके बाद नए रहस्य उद्घाटित हुए। पता चला कि आज़ाद मंडल कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था, बल्कि उसकी आड़ में दोनों भाई अपनी अपराधपूर्ण गतिविधियां चालू रखते थे। पुलिस ने कई अन्य अपराधों का विवरण दिया, जिनके पीछे उन दोनों भाइयों का हाथ बताया जाने लगा। पुलिस का कहना था कि अगर संयोगवश सिग्नलमैन के साथ हुई हाथापाई में नेत्रपाल मर न गया होता तो ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता कि इस डकैती के पीछे भी उसी संगठन का काम था। इन सब रहस्योद्घाटनों के कारण सबसे ज़्यादा हालत खराब हुई उसकी दादी की। वो जो अपने आप को एक वीर क्रांतिकारी की पत्नी समझकर सिर ऊंचा किए चलती थी, कहीं मुंह छिपाने के काबिल भी नहीं रही थी। डकैत की बीवी कहकर उसे हर रोज हर ओर से दुरदुराया जाता। वो अगर वास्तव में किसी अपराधी की पत्नी होती तो शायद उसे इतना अपमानित ना होना पड़ता, पर उसके पति ने तो एक अक्षम्य अपराध किया था। देशभक्ति के पवित्र संगठन को अपनी अपराध वृत्ति के लिए प्रयुक्त किया। उनके इस अमानुषिक कार्य ने तो कई अन्य संगठनों की निष्ठा और देशभक्ति के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ऐसे में जब देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने की मुहिम तेजी से चल रही थी, वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस
आक्रमण की योजना बना रहे थे, नेत्रपाल जैसे ढोंगी क्रांतिकारी अपनी अपराधपूर्ण गतिविधियों के कारण सारी मुहिम को कमजोर करके अंग्रेजों के हाथ मजबूत करने में लगे हुए थे। कुपित भारतीय जनता का क्रोध राजपाल के पिता करणपाल को किस बुरी तरह से झेलना पड़ा, ये वही जानते हैं। अगर करणपाल की जिम्मेदारी ना होती तो उसकी मां ने आत्महत्या कर ली होती, फिर भी वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकी। करणपाल 10-12 साल का ही था कि उसकी मां मर गई। उन विकट परिस्थितियों में करणपाल किस तरह जवान हुआ और उसने नए सिरे से अपनी गृहस्थी स्थापित की, ये वही जानता था। वक्त के अंतराल में वे सब बातें दफन हो चुकी थीं। लोग भूल चुके थे कि उसके खानदान का क्या अतीत है। ऐसे हालात में अपना बेटा फिर से राजापुर जाकर उस कलंक गाथा को उजागर करना चाहता है, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था वो। सब कुछ जानने के बावजूद भी जब राजपाल अपने निश्चय से नहीं डिगा तो करणपाल विवश होकर बोला, यानी जो सम्मान और प्रतिष्ठा मैंने इतने परिश्रम से अर्जित की है, तुम उसे धूल में मिला देना चाहते हो? नहीं पिताजी, राजपाल दृढ़ स्वर में बोला, मैं सच का पता लगाने जा रहा हूं पिताजी। और सच वही है जो आज से वर्षों पहले लोगों के सामने प्रकट हो चुका है। लोग भूल चुके हैं, यानी तुम्हारा दादा और मेरा बाप एक अपराधी वृत्ति का व्यक्ति था। करणपाल बोला, सच कुछ और भी तो हो सकता है पिताजी। सच सिर्फ यही है, अगर कुछ और होता तो अब तक दुनिया के सामने आ चुका होता। कैसे पिताजी? मत भूलो कि तुम्हारे दादा 2 भाई थे, करणपाल बोला। बड़ा भाई रामपाल ही वास्तव में उस संगठन का कर्ता धर्ता था। तुम्हारे दादा की असलियत खुलने के बाद वो कहाँ गया, आज तक पता नहीं चल सका। अगर ये सब झूठ होता तो क्या इसका खंडन करने के लिए सामने नहीं आता वो? हो सकता है वो अपने पकड़े जाने के डर से ना सामने आए हो पिताजी। राजपाल ने तर्क तो किया, किंतु उसे खुद ही उसके खोखलेपन का एहसास हो रहा था। चलो मान लिया कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वो पकड़े जाने के डर से सामने नहीं आया, मगर वो जहाँ भी कहीं था वहाँ से अखबारों का खंडन तो कर सकता था ना। या फिर आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए थे तब वो छाती ठोक कर सामने आता और कहता कि सच्चाई ये है। मगर कैसे सामने आता वो? सच तो पहले ही दुनिया के सामने उजागर हो चुका था। उसकी भलाई तो इसी में थी ना कि वो दुनिया के किसी कोने में अपना काला मुंह छिपाकर बाकी जिंदगी गुजार दे। सो उसने किया भी ऐसा ही। करणपाल ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, मगर राजपाल नहीं रुका। अब वो स्टेशन पर उस पुरानी इमारत को देखते हुए अपने दादा के बारे में सोच रहा था, जो 45 साल पहले एक तूफानी रात को नकाबपोश बनकर वहाँ घुसा था। अचानक एक खनकती हुई हंसी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। किसकी थी वो हंसी? क्या हुआ राजपाल का? क्या वो रेलगाड़ी का भूत था? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।